National Children's Science Congress is a nationwide science communication program started in the year 1993. It is a program of National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, Government of India, organized nationally by NCSTC Network New Delhi. The primary objective of the Children's Science Congress is to make a forum available to children of the age group of 10 to 17 years, both from formal school system as well as from out of school, to exhibit their creativity and innovativeness and more particularly their ability to solve a societal problem experienced locally using the method of science. By implication, the CSC prompts children to think of some significant societal problems, ponder over its causes, and subsequently try and solve the same using the scientific process. This involves close and keen observation, raising pertinent questions, building models, predicting solutions on the basis of a model, trying out various possible alternatives, and arriving at an optimum solution using experimentation, fieldwork, research, and innovative ideas. The Children's Science Congress encourages a sense of discovery. It emboldens the participants to question many aspects of our progress and development and express their findings in their vernacular. Now, let us move towards the technical session. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. सिस्टम फॉर सस्टेनेबल लिविंग। इसके अंतर्गत हमारा विषय है छत्तीसगढ़ के चार जहान नलवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी इला बचाना है संवाद। यह एक योजना है। इस योजना की शुरुआत हमारे राज्य के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2019 में सत्र समाज में ही की गई। इस योजना की सराहना अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा के साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी इस योजना की सराहना की गई है। आज हम सोचते हैं, हम जैसे कि मैंने कहा, इसे बचाना है समाज, अर्थात क्या सचमुच इस विषय को हमें बचाना है? कोनारी, किसामा और मतवाली। इसके अंतर्गत नेक्स्ट इसमें 4 शब्द हैं, नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी। इन सभी शब्दों से आप भली भांति परिचित होंगे। नरवा अर्थात नहर, नाला। इसमें जब बारिश का पानी होता है, हम सभी जानते हैं, आज यहाँ पर सभी के घरों में बोर होगा, वो भूजल का पानी आता है, उससे भूजल स्तर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। इस भूजल की समस्याओं का निवारण करने के लिए जो सरकार द्वारा नरवा योजना है, उससे हम स्टॉप डैम बनाते हैं। स्टॉप डैम में जब पानी उठता है तो वो धीरे धीरे पानी उसको ऑब्जर्व करती है, उसमें पानी का रिसाव होता है, जिससे भूजल स्तर बढ़ता जाता है। और हम नेक्स्ट हाँ, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, इसमें छोटी छोटी शाखाएं बनाकर ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र पर पानी को पहुंचाया जाता है। जैसे कि इसमें बाड़ी योजना भी है। ये सभी योजना एक दूसरे से चेन के थ्रू बनी हुई है, एक दूसरे पर निर्भर है। जब हम इस योजना में शाखा बनाकर सभी जगहों में पानी पहुंचाया जाता है और खेतों और जो बाड़ी योजना है उनमें भी पानी के लिए पर्याप्त उपलब्ध होते हैं और सिंचाई के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होने के कारण किसान दोहरी फसल भी ले पाता है। इससे उनके आय में भी वृद्धि होती है। यहाँ पर के सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं प्रीति चतुर्वेदी एवं मेरी साथी आंचल बंजारे। हम गवर्नमेंट आदर्श गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से आए हैं।
जैसे कि हमने देखा कि हम हाल ही में एक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से उभर कर आए हैं। इस वायरस के कारण संपूर्ण विश्व में करोड़ों लोगों की जान गई है। इस महामारी के दौरान कुछ लोगों को यह नहीं पता था कि यह वायरस किस प्रकार हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है। तो हमने इसी बात को अपने गांव के आसपास के लोगों से चर्चा किया कि कोरोना वायरस किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करती है। तो उन लोगों ने मतलब रिस्पॉन्स दिया हमें इस बारे में नहीं पता है कि कोरोना वायरस किस प्रकार हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है। तो इसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट तैयार किया है कि कोरोना वायरस क्या है, उसके लक्षण क्या है एवं यह हमारे शरीर को किस प्रकार प्रभावित करता है। यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपर्णा साहू है। मेरी पार्टनर का नाम अल्फिशा शेख है। मैं शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की एक नीवी छात्रा हूँ। आज इस बार का जो साइंस फेस्ट का जो थीम है, साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग, यानी विज्ञान के इस्तेमाल के लिए टिकाऊ हो लेकिन हानिकारक ना हो। आइए इस टॉपिक को प्रेजेंटेशन के द्वारा स्टार्ट करते हैं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, इसमें हम प्रकृति के प्रति ज़्यादा सद्भावपूर्ण जीवन जीते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण संरक्षण और दीर्घ जीवन के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके। नेक्स्ट स्लाइड। जिसके लिए हमने अप्रोप्राइट टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल लिविंग, यानी टिकाऊ जीवन के लिए उपयुक्त। क्या है अप्रोप्राइट टेक्नोलॉजी? अप्रोप्राइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हम करेंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे कि किसी प्रकृति, मनुष्य या किसी भी पशु को हानिकारक ना पहुँचे। Respected judges, teachers, and child scientists of different schools. Good morning to you all. I, Rachel Tiwari, with my co-worker, studying in DA Public School, worked on a project harnessing unused energy of coal mines and highways for sustainable living. One day, I was watching a movie Kala Patthar. The movie was based on the life of mine workers. After watching the movie, a question arises in my mind. Are mine workers comfortable in their mine or they feel suffocation? To get the answer of this question, I searched about the working of underground mine. I came to know that inside the underground mine, air pressure is low. And to maintain fresh air supply, big exhaust fan is used. Exhaust fans throws out the air from mine, which creates a pressure difference between inside and outside of the mine. Air blows from high pressure area that is outside the mine to low pressure area that is inside the mine. Exhaust fans used in mines works continuously 24/7 to maintain the fresh air supply in the mine. In front of the exhaust fans on the ground, energy is available in the form of wind energy, which totally gets waste. If some instruments are designed properly and placed in front of the exhaust, we can harness this unused wind energy to electrical energy, which can be used to light LEDs, recharge batteries and mobile phones. We have designed a device to harness this unused energy. When this device was placed in front of a powerful exhaust, a good amount of electricity produced, which lighted an LED. 40 to 50 pound of air pressure is required to generate electricity, and the air blown out from the exhaust fan is about 1000 pound of air pressure. The energy generated by the device can be stored in the rechargeable batteries and can be used whenever and can be used to light LEDs and charge mobile phones. The radius of blades of exhaust fan is about 1.5 to 2 meters, and their cross-sectional area is 12.5 meters square.
The radius of the blades of turbine is 3 cm and their cross-sectional area is 0.0028 meters square, which is very low as compared to that of exhaust fans. The cross-sectional area of 10 such turbines will be 0.028 meters square, which is 0.22% of the exhaust fans. If 10 such turbines are placed at a distance of 10 feet, then the efficiency of exhaust fan will remain unaffected. Our guide teacher, Mr. Ajay Sharma sir, has visited the coal mine in Chhar district right now. There he talked to the mine manager, Mr. Sanjeev Shukla. He appreciated our idea and also said that he will try to implement it in the future. The other idea is lighting the highways without any cost. Air in contact with the moving vehicle gets trapped by the vehicle, but the air pressure is left unused. If turbines are fitted on the dividers of the highways, then vehicles moving on either side of the road will rotate the turbine and electricity will be produced, which can be stored and used for lighting the highways at night time free of cost. Not only this, but it is a general observation that when train moves, it drags air with it. A lot of air pressure is available near the railway tracks, which is left unused. If turbines are installed near railway tracks, we can harness this unused energy into electrical energy, which can be stored and it can be used to fulfill the requirements of electricity at railway stations. Hope you all like the project. Thank you.